फ्रेंड्स JF-17 थंडर प्रोग्राम के तहत पहले प्रोटोटाइप को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट किए हुए 23 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस 23 साल में इस एयरक्राफ्ट ने कई मराहिल तय किए हैं, जबकि आज इंडियन ऑब्जर्वर्स की जानिब से JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट से तेजस MK2 को बेहतर करार दिया जा रहा है। इस वीडियो हम JF-17 थंडर को 23 साल मुकम्मल होने और खास तौर पर इसमें और तेजस MK2 में फर्क को तफसीलन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स JF-17 थंडर प्रोग्राम के पहले प्रोटोटाइप तैयारे को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट किए हुए 23 साल मुकम्मल हो चुके हैं। थंडर के पहले प्रोटोटाइप ने 25 अगस्त 2003 को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी, जबकि इन 23 सालों में ये तैयारा कई इर्तिकाई मराहिल से गुजरते हुए आज ब्लॉक 3 तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो इस प्लेटफॉर्म की बुनियादी यूजर और कोड डेवलपर है, इसने आज JF-17 ब्लॉक 3 की एक नई तस्वीर जारी की है, जिसमें तैयारा मुकम्मल एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में नजर आ रहा है। इस तस्वीर में इस तैयारे पर 4 PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को ड्यूल इजेक्ट रैक्स पर, जबकि 2 PL-10 हाई ऑफ बोर साइड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को इसके विंग टिप्स पर नस्ब हुए दिखाया गया है, जबकि इस तैयारे पर 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी मौजूद हैं। JF-17 ब्लॉक 3 2023 से PAF की सर्विस में सर्व कर रहा है। ख्याल रहे कि ब्लॉक 3 इस प्रोग्राम के तहत बनने वाला JF-17 का एडवांस वर्जन है, जो न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहा है, बल्कि ये अलाइड कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है और हाल ही में इसके ब्लॉक 3 वर्जन को अज़रबैजान की एयरफोर्स में भी बाकायदा इंडक्ट कर दिया गया है। फ्रेंड्स JF-17 थंडर का मुवाजना भारत के तेजस MK2 से किया जा रहा है। भारतीय तजिया निगारों की एक राय ये है कि तेजस MK2 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से ज्यादा ताकतवर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है कि तेजस MK2 अभी एक अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टेज पर है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक रियल ऑपरेशनल फाइटर है, जो पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा अब अज़रबैजान की एयरफोर्स में भी बाकायदा इंडक्ट किया जा चुका है। गो के तेजस MK2 का डिजाइन ऑन पेपर ज्यादा बड़ा और इसको ज्यादा ताकतवर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन किसी भी फाइटर की हकीकी जंगी सलाहियत का फैसला सिर्फ कागज पर मौजूद खसूसियात से नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रोटोटाइप की पहली परवाज, फ्लाइट टेस्टिंग, वेपन्स की इंटीग्रेशन, फिर सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन से लेकर आखिर में इसकी ऑपरेशनल इंडक्शन जैसे कई मराहिल मुकम्मल होना जरूरी होते हैं। फ्रेंड्स, ये वो स्टेज है जहां JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को तेजस MK2 पर वाज़े अमली बर्तरी हासिल है। इसकी डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सर्विस में शमूलियत हो चुकी है, जबकि तेजस MK2 अभी इन मराहिल से गुजर रहा है। जबकि लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक MK2 के पहले प्रोटोटाइप की असेंबली और फ्लाइट टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है, जबकि इसकी पहली परवाज की टाइमलाइन भी मुतअद्दिद तब्दीलियों के साथ सामने आ चुकी है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस के MK2 वर्जन के पहले प्रोटोटाइप की मुमकिना फर्स्ट फ्लाइट जुलाई 2027 में मुतवक्की है। ताहम ये इसके पहले प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट होगी, जो अगर सक्सेसफुली कंडक्ट भी हो जाती है तो तब भी इसके बाद कई तरह के मराहिल हैं जिससे इस तैयारे को गुजरना पड़ेगा। इसी तरह से तेजस के MK1A वर्जन के हवाले से भी प्रोडक्शन और डिलीवरी में ताखीर एक अहम मसला रही है। इसीलिए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को जो अभी तरक्की और टेस्टिंग के मरहले में है, एक ऑपरेशनल JF-17 ब्लॉक 3 से हतमी तौर पर बेहतर करार देना कबल अज़ वक्त होगा। फ्रेंड्स, तेजस MK2 की फर्स्ट फ्लाइट गो के जुलाई 2027 के लिए प्लान बताई जाती है। इसी तरह से इसकी कैपेबिलिटीज भी बज़ाहिर ऑन पेपर और प्लान कैटेगरी में शुमार होती हैं। ताहम आने वाले अरसे में हकीकी तौर पर क्या कुछ सामने आता है, वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। मिसाल के तौर पर तेजस MK2 की फ्लाइट ग्लोबल की इस पोस्ट के मुताबिक, जिसने बुनियादी तौर पर 2015 में उस वक्त के इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को कोट करते हुए इसकी फर्स्ट फ्लाइट की टाइमलाइन 2019 बताई थी, यानी आज से तकरीबन 11 साल पहले इस तैयारे की फर्स्ट फ्लाइट 2019 के लिए प्लान बताई गई थी। ताहम 11 साल गुजरने के बावजूद ये तैयारा अभी तक फर्स्ट फ्लाइट से पहले के मराइल भी मुकम्मल नहीं कर सका, जबकि यहाँ दावे ये किए जा रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट से आने वाले 5-7 साल बाद इससे एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा।
حالانکہ یہاں بھارتی تجزیہ نگاروں کو یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت تک JF-17 کا بھی ہو سکتا ہے نیا ورژن متعارف کروایا جا چکا ہو۔ خود انڈین سورسز کے مطابق اس کے بعد بھی تیجس کے MK2 ورژن کی فرسٹ فلائٹ کے حوالے سے کئی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں، جیسا کہ اس ٹویٹ کے مطابق جو ستمبر 2020 میں کی گئی تھی۔ اس طیارے کی فرسٹ فلائٹ 2025 کے لیے پلانڈ تھی۔ تیجس MK2 کے ریڈار، اس کے ویپنز اور انجن کے علاوہ دیگر آن پیپر کیپیبلٹیز کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 سے کمپیئر کرنے سے پہلے میں MK-1A کی خود انڈین سورسز سے شیئر کی جانے والی رپورٹس کی روشنی میں اس کا احوال پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انڈین ڈیفنس سورسز کے مطابق تیجس MK-1A، جس کے بارے میں بظاہر یہ دعویٰ سامنے آتا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے انجن سپلائی میں ڈیلے کو لے کر ابھی تک انڈین ایئر فورس کے حوالے نہیں کیا جا سکا، گو کہ انجن ڈیلیوریز بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ تاہم حقیقت میں یہ طیارہ صرف انجن ڈیلیوریز میں تاخیر کو لے کر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ اس کو دیگر کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ خود انڈین سورسز کے مطابق MK-1A اس وقت کئی طرح کے انٹیگریشن ایشو فیس کر رہا ہے، جس میں اس کی اسرائیلی ریڈار کی مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے الیکٹرانک وارفیئر سویٹ کے ساتھ انٹیگریشن کے حوالے سے مسائل، اور اسی ریڈار کے اس ایئر کرافٹ کے مشن کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرنے جیسے مسائل کے علاوہ آسٹرا بیانڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور ایسٹریم ود ان ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کی اس ریڈار کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرنے جیسے مسائل قابل ذکر ہیں۔ لہٰذا جہاں تیجس کے MK-1A ورژن کو ابھی کئی طرح کے مراحل سے گزرنے کے بعد انڈین ایئر فورس میں فارملی انڈکٹ ہونا ہے، وہیں ایک ایسا ایئر کرافٹ جو بظاہر آن پیپر موجود ہے اور اس کا پہلا پروٹوٹائپ بھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا، اس کو کسی بھی آپریشنل ایئر کرافٹ سے بہتر قرار دینا کم از کم اہم قوم کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، اگر ہم JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور تیجس MK2 کا سینسرز اور ویپنز کے علاوہ دیگر فیچرز کا موازنہ کریں تو سب سے پہلے ہمیں ریڈار سے آغاز کرنا ہوگا۔ تیجس MK2 کے لیے بھارت نے اتم AESA ریڈار کو پلانٹ پرائمری ریڈار کے طور پر منتخب کیا ہے، جبکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں چائنیز ساختہ KLJ-7A AESA ریڈار استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم تیجس MK2 خود ابھی پرواز نہیں کر سکا، اس لیے اتم کی MK2 کے ساتھ مکمل انٹیگریشن اور اس کو آپریشنل کرنا ابھی باقی ہے، یعنی یہ ابھی بھی پلانڈ کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتم اتنا ہی میچور اور بہتر ریڈار ہے تو تیجس MK-1A کے لیے شروع سے اسے اسٹینڈرڈ ریڈار کیوں نہیں بنایا گیا؟ دراصل تیجس کے MK2 سے پہلے کے ورژن یعنی MK-1A کے ابتدائی ایئر کرافٹ میں اسرائیلی ساختہ EL-M2052 AESA ریڈار استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی بھی ابھی MK-1A کے ساتھ انٹیگریشن، ٹیسٹنگ اور باقاعدہ آپریشنل کیا جانا ابھی باقی ہے۔ خیال رہے کہ تیجس کے MK-1A کے بھی ابتدائی 80+ ایئر کرافٹ میں اتم ریڈار کی بجائے اسرائیلی ساختہ ریڈار استعمال کیا جانا ہے، کیونکہ اتم ابھی بھی انڈر ڈیولپمنٹ، مختلف کوالیفیکیشن اور انٹیگریشن کے مراحل سے گزرنا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انٹیگریشن اور کنیکٹیوٹی اہم بن جاتی ہے۔ ریڈار کو ایئر کرافٹ پر صرف نصب کرنا کافی نہیں ہوتا، اسے ایئر کرافٹ کے مشن کمپیوٹرز، الیکٹرانک وارفیئر سویٹ، ویپنز، ڈسپلے ڈیٹا لنکس اور فلائٹ سافٹ ویئر کے علاوہ دوسرے سینسرز کے ساتھ مکمل طور پر انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے۔ بھارت کو پہلے ہی تیجس MK-1A کے حوالے سے اتم ریڈار اور اس کے متعلقہ سسٹمز کی سرٹیفکیشن اور انٹیگریشن میں تاخیر کا سامنا ہے، جس کے باعث ابتدائی MK-1A ایئر کرافٹ میں موجودہ اسرائیلی ریڈار کو استعمال کرنا زیادہ پریکٹیکل سلوشن سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے میں اس ریڈار کو تیجس MK2 کے ساتھ استعمال کرنا اور اسے بہتر قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ دوسری طرف JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا KLJ-7 ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار آپریشنل آرکیٹیکچر کے ساتھ پہلے ہی JF-17 کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکا ہے اور اس کو آپریشنلی استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ آخر میں اگر اس بات کو کنکلوڈ کروں تو ایک ڈیولپمنٹل ریڈار کی تھیوریٹیکل یا ٹیسٹ ٹرین کیپیبلٹی اور ایک آپریشنلی انٹیگریٹڈ ریڈار کی پریکٹیکل میچورٹی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حقیقی جنگ میں ریڈار کو صرف ٹارگٹ ڈیٹیکٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اسے دشمن کے کاؤنٹر میجر اور ڈسیپشن کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر اور جیمنگ ماحول میں ریلائبل ٹریکنگ اور ویپن کوالٹی ٹارگیٹنگ انفارمیشن فراہم کرنا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپریشنل انٹیگریشن کا تجربہ ایک اہم ایڈوانٹیج ہے جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو حاصل ہے۔
अब आते हैं एयर टू एयर मिसाइल की तरफ। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ PL-15 जैसा वेरी लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल पहले ही इंटीग्रेट और कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने इसे मई में होने वाली कशीदगी के दौरान बाकायदा इस एयरक्राफ्ट पर नस्ब करने के साथ ऑपरेशनली रियल कॉम्बैट सिनेरियो में इस्तेमाल भी किए है। जबकि इसी मिसाइल को J-10 पर नस्ब करके इससे कई एयरक्राफ्ट भी मार गिराए गए। यानी यूं कह लें कि PL-15 एक बैटल टेस्टेड एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और काउंटर मेजर्स के बावजूद रियल बैटल में अपनी परफॉर्मेंस को मनवा चुका है। तेजस MK2 के लिए आस्त्रा फैमिली के मकामी BVR एयर टू एयर मिसाइल का इंतखाब किया गया है, जबकि दीगर भी कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स की इंटीग्रेशन का मंसूबा है। लेकिन यहाँ फिर वही बुनियादी फर्क आता है कि किसी मिसाइल का एयरक्राफ्ट के साथ ऑफिशियली प्लान्ड होना और इस मिसाइल का ऑपरेशनली इंटीग्रेटेड होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मसलन BVR मिसाइल की असल इफेक्टिवनेस सिर्फ उसकी मैक्सिमम रेंज से तय नहीं होती। इसे टारगेट डिटेक्शन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, मिड कोर्स गाइडेंस और डाटा लिंक अपडेट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और टर्मिनल सीकर परफॉर्मेंस की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर दुश्मन जैमिंग कर रहा है तो क्या ये अपनी पोजीशन बदल रहा है, तो मिसाइल और एयरक्राफ्ट दोनों के सेंसर्स और सॉफ्टवेयर की हकीकी मैच्योरिटी बहुत अहम हो जाती है। इसीलिए एक मिसाइल जिसे हकीकी ऑपरेशन एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जा चुका हो, उसके बारे में ज्यादा प्रैक्टिकल डाटा दस्तयाब होता है कि वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर काउंटर मेजर्स और इंगेजमेंट कंडीशंस में किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंटल मिसाइल कमजोर करार दिया जा रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसकी हकीकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस अभी मुकम्मल तौर पर साबित होना बाकी है। आखिर में मैं अगर अपनी बात को कंक्लूड करूं तो यहाँ तेजस का चाहे MK2 वर्जन हो या MK1A, ये दोनों एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से हम उस सूरत में ही कंपेरेबल तस्वुर करेंगे जब ये बाकायदा ऑपरेशनल होने के बाद अपनी कैपेबिलिटीज को साबित या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इससे पहले किसी भी प्लान चीज के बारे में और ऑन पेपर कैपेबिलिटीज को देखते हुए किसी भी दूसरे ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म से उसे बेहतर करार देना महज अपने आप को धोखा देने के बराबर तस्वुर किया जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अब तक की सक्सेस और इस एयरक्राफ्ट के साथ तेजस MK2 के भारतीय तजिया निगारों के तजिए के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।